का मतलब होता है पेइंग बैक, ठीक है, क्योंकि इट इज अ टाइप ऑफ जो डिवेंचर है, दीज आर लोन्स, और इनको हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनका रिडेम्पशन करना होता है, इनकी कैपिटल को हमें वापस, इनकी जो अमाउंट है उसको हमें वापस करना होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मीन डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ डिवेंचर्स बाय पेमेंट of the amount to the debenture holders by the conversion into the shares or new debentures। तो किसी भी तरीके से हो सकता है कि चाहे हम उनकी लाइबिलिटी को हमें डिस्चार्ज करना है, चाहे अमाउंट पे करके करें, चाहे उनको शेयर्स में कन्वर्ट करके, या किसी और तरीके के डिवेंचर में कन्वर्ट करके। मेनली बात यह है कि जो हमने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं उनको हमें पे ऑफ करना है, उनको फिनिश करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, देखिए टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर। टाइम क्या होगा बेटा, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, जो भी हमने डिसाइड किया है। पहले हम इन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो अपने बनाते हैं ना, कोई भी कंपनी जो बनाती है, पहले तो उन्हीं में मेंशन किया जाता है कि हम जो डिवेंचर्स इशू करेंगे वो किस तरीके से उनका रिडेम्पशन पे, उनका रिडेम्पशन कितने टाइम के बाद होगा। ओके, तो पहली बात तो ये हो गई कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए टाइम। और दूसरा, जब हम इशू करते हैं तो उस डिवेंचर्स के जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें भी मेंशन होता है कि कौन सी ड्यू डेट होगी, कैसे कैसे इनको वापस किया जाएगा। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन कि ये भी आपका पहले से डिसाइड रहेगा कि आप उनको रिडीम कर सकते हो एट द पार भी कर सकते हो और एट द प्रीमियम भी कर सकते हो। तो जैसा भी डिसाइड हुआ है उसी तरीके से वही अमाउंट, अगर 100 रुपीज का है, आपको 10% के प्रीमियम पे करना है, तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट ऑन रिडेम्पशन होगा दैट विल बी 110%। और अगर पार पे ही करना है तो 100 रुपीज है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, आप उसे 100 रुपीज ही पे करोगे। दैट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये भी होगा अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स, कि आप इनको रिडीम किस तरीके से करोगे। उसके बाद है आपका सोर्स। अब मेन यहाँ से बात शुरू होती है कि हम इनको कहाँ से, जो हमारे पास अमाउंट चाहिए वो हमें अमाउंट कहाँ से लेना है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। फर्स्ट तो है आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो पहले हमें आउट ऑफ कैपिटल में से करना है। देखो, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना भी हम आउट ऑफ, जब हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं ना, तो हमें कोई भी अमाउंट के लिए, एक यहाँ पर आप बार बार पढ़ोगे DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, जब हम आउट ऑफ कैपिटल करते हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं रहती। DRR हमें क्रिएट कब करना है, जब हम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अपना रिडेम्पशन करेंगे डिवेंचर्स का, केवल तभी करना है। पहली बात तो ये हो गई। अब आप ये कहोगे कि अगर हम 100% आउट ऑफ कैपिटल कर रहे हैं तो हमें किसी भी तरीके का DRR की कोई एंट्री पास नहीं करनी, कोई डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमें क्रिएट नहीं करना। बट जब आपका हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 जो पास हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ये न्यू एक्ट पास हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स बनाए गए हैं जो कि है रिलेटेड टू द कैपिटल एंड डिवेंचर्स। तो उन रूल्स में जो हमारा रूल 18 है, उन रूल के 18 में ये प्रोवाइड किया गया है कि जब भी कोई कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम करेगी तो उसको एटलीस्ट 25% ऑफ रिडेम्पशन अमाउंट, जितना उसे रिडीम करना है ना, उसका 25% अपने DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में एटलीस्ट 25% उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात मतलब क्लियर हो जाती है
कि हम आउट ऑफ कैपिटल अपनी 100% डिवेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते। हमें 25% DRR बनाना है, मींस कि हमें कम से कम 25% तो अपने कैपिटल्स में से, प्रॉफिट्स में से ही उनको रिडीम करना पड़ेगा। तो पढ़िए इसको, देखो आउट ऑफ कैपिटल का मींस है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर विदाउट ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट फ्रॉम द सरप्लस टू द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। रिडेम्पशन प्योरली आउट ऑफ कैपिटल इज नाउ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें एक रूल को फॉलो करना है। उस रूल के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 25% DRR में ट्रांसफर करना है, और वो हम तभी करते हैं जब हम अपने प्रॉफिट्स में से अपने डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं। तो इसलिए अब आपको जब रिडेम्पशन की बात आएगी तो आउट ऑफ कैपिटल आप मैक्सिमम 75% कर सकते हो। आपको 25% प्रॉफिट्स में से करना पड़ेगा, और उतने ही, क्योंकि आपको 25% हमेशा अपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। आप ज्यादा कर सकते हो, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट आप ज्यादा कर रहे हो, ये तो मिनिमम अमाउंट है, अगर आप 50% कर रहे हो तो आपको उसी के बराबर, जितना आउट ऑफ प्रॉफिट्स आप करोगे उसी के बराबर आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने सरप्लस में से। ओके, तो अंडर द प्रेजेंट लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये मैंने आपको सारी बात बता दी। हाउएवर कंपनीज आर एग्जेम्प्ट। अब देखिए कि कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको की DRR में ये जो 25% वाली शर्त है ना, ये उनको फॉलो नहीं करनी पड़ती, वो भी तो उनके केस में सिर्फ उनको छोड़कर आपको आउट ऑफ प्रॉफिट 25% DRR में ट्रांसफर करोगे, मींस आउट ऑफ प्रॉफिट आप 25% अपने डिवेंचर्स को प्रॉफिट्स में से रिडीम करोगे। लेकिन कुछ स्पेसिफाई की गई हैं कंपनीज जिनको की ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। वो कौन सी है? एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, जो कि कंट्रोल्ड होते हैं बाय द RBI, दीज आर कंट्रोल्ड बाय RBI। और एक दूसरे होते हैं हमारी बैंकिंग, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। इन दोनों को छोड़कर बाकी के सभी को ये 25% DRR में ट्रांसफर करने वाली शर्त माननी पड़ेगी। इट मींस कि बाकी सभी को अपना रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कम से कम 25% फ्रॉम द प्रॉफिट्स करना पड़ेगा। इसके साथ एक तो हो गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और एक और चीज होती है कि आप अपने डिवेंचर्स को, देखो हमारे एक हमने पढ़ा था कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कौन से होते हैं? दिट इज दैट टाइप ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिवेंचर जिनको की एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन आप किसी दूसरे तरीके के डिवेंचर्स में या किसी शेयर्स में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, कि मतलब आप उनको कैश में पे नहीं करते, आप उनको किसी और तरीके से कन्वर्ट कर लेते हो इन एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी। तो उनमें से जो इस तरीके के होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, उनके लिए भी, क्योंकि हमें पे नहीं करना ना, पे के लिए प्रोवाइड नहीं करना, तो इसलिए वहां पर भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी एक और चीज करते हैं हम, एक होते हैं हमारे पार्शियली कन्वर्टेबल, कि आपने कहा पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है कि अगर आपने सपोज एक डिवेंचर है, उसको एक पर्सन के पास 1000 है, तो 1000 में से जितने भी आपके पास है 50% तो आपको हम कैश में देंगे और 50% डिवेंचर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू एनी अदर टाइप ऑफ द सिक्योरिटी। वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो अदर टाइप के शेयर्स भी हो सकते हैं या अदर टाइप के और कोई डिवेंचर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट है जो कि हमें कन्वर्टेबल है, और ये वाला पार्ट है जो कि हमारा कन्वर्टेबल नहीं है। तो हमें जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है इन द केस ऑफ पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, केवल वो किसके लिए बनाना है? जो पोर्शन आपका नॉन कन्वर्टेबल है, क्योंकि कन्वर्टेबल के केस में तो बनाना जरूरी है ही नहीं। तो आप यहाँ पर इस केस में जो पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे, जिस अमाउंट को आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, जो पोर्शन आपको पे करना ही करना पड़ेगा, उनके केस में फिर यही वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्टेबल है उसके लिए तो हमें करनी नहीं है, लेकिन जो पोर्शन आपका नॉन कन्वर्टेबल है
मींस जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है उसके भी हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? ये बस इनको छोड़कर आप बाकी के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओगे, मींस आउट ऑफ प्रॉफिट उनका रिडेम्पशन करोगे। ये देखिए, इट मींस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट, कि आप आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब आप पूरे के तरीके से कहां से कर रहे हो, अपने प्रॉफिट से। ये बात हुई थी हमारी कैपिटल की, कि कैपिटल में से आप कर सकते हो बट एटलीस्ट 25% आपको प्रॉफिट्स में से करना पड़ेगा। अब जब हम सेकेंड वाला पढ़ते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें है कि आप 100% ही पूरा का पूरा आप अपने आउट ऑफ प्रॉफिट्स उनको रिडीम कर सकते हो। बट एक दूसरी बात यहाँ पर है कि जितना भी आप अपने प्रॉफिट्स में से रिडीम करोगे उसी के बराबर आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। 25% की तो लॉ के अकॉर्डिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर उससे ज्यादा भी आप आउट ऑफ प्रॉफिट करते हो तो आपको उतना ही अमाउंट अपने कहां पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप कर सकते हो आउट ऑफ प्रॉफिट तो आप 100% कर सकते हो, लेकिन जितना करोगे उतना ही, अगर 100% कर रहे हो तो 100% ही आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, फिर उसके बाद आप उसमें से रिडीम करोगे। तो कंपनीज ट्रांसफर 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टोटल रिडीमेबल डिवेंचर्स। ये सब मैंने समझा दिया, ठीक है ये वाला। अब है आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल। दूसरी बात हो गई एक कॉम्बिनेशन, कि कुछ आप प्रॉफिट्स में से कर रहे हो और कुछ आप कैपिटल में से कर रहे हो। तो ये वाले दोनों पोर्शन हो चुके हैं हमारे, कि प्रॉफिट्स में से 25% तो आपको करना ही करना है, बाकी का 75% आप कैपिटल में कर सकते हो। ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट से आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जितना भी आप प्रॉफिट्स में से करोगे उतना ही अमाउंट आपको अपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर बेटा इतना? यस बेटा क्लियर है यहाँ तक? यस बताओ। यस मैम। आगे करते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब ये डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है वो हमने समझ ही लिया, कैसे बनाते हैं, किस में से बनाएंगे वो देखो। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज ए रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स। अब इसको हमें कहां से बनाना होगा, जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हम ट्रांसफर करेंगे, या फिर आपके पास जनरल रिजर्व हो सकते हैं, उनसे भी हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ इसमें आप उनको डेबिट कीजिए, जनरल रिजर्व को आपने डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये इनकी अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। और एक और चीज कि जब आप रिडीम कर दोगे ना, डिवेंचर्स को रिडीम कर दोगे, तो जितने आपने रिडीम किए हैं उतना ही अमाउंट अपने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से निकालकर उसको डेबिट करके वापस से हमें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये दो एंट्रीज होंगी, कि पहले ही आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर जर्नल रिजर्व, क्योंकि ये वाले प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हम डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व उन्हीं रिजर्व में से बना सकते हैं जो हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते वहां से। डिविडेंड का मतलब होता है कि जो हम उनको प्रॉफिट का शेयर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो ये अवेलेबल नहीं है उनके लिए। जो हमने सेक्शन 52 और सब सेक्शन 2 में पढ़ा था उसमें अवेलेबल नहीं होते कि हम इनमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते तो हम इनमें से डीआरआर भी नहीं बना सकते। तो जो हमारे जनरल रिजर्व हैं, जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, केवल उन्हीं में से हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। और आफ्टर द पेमेंट, आफ्टर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जितना आपने रिडीम किए हैं डिवेंचर, उतना ही अमाउंट हमें डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से निकालकर आपको किस में करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है,
अब उसके बाद है कि इसको क्यों करते हैं हम, ये नीड फॉर द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। Every company issuing debenture shall create debenture redemption reserve out of the profits available for distribution at dividend। उन वाले profits में से करेंगे जो हमारे distribution of profits के लिए available होते हैं या free reserves हम उनको बोलते हैं। The amount credited to DR shall not be utilized by the company, कि हम अलग इसलिए रखते हैं ताकि एक अलग से रिजर्व बन जाए और इस रिजर्व का यूज हम केवल डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए कर सकते हैं और किसी काम के लिए इस रिजर्व का यूज नहीं किया जा सकता। ओके बेटा, आपका ये भी आ सकते हैं क्योंकि हमारे 13 मार्क्स के 1 MCQs आएंगे, ठीक है। ये हमारे जो MCQs आते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उसमें ये भी आ सकता है कि जो DRR है वो हमारा कौन से सेक्शन, वैसे सेक्शंस वगैरह इतने आते नहीं है 12th लेवल पर, लेकिन आप इन्हें बताओगे कि ये रूल है, जैसे ये वाला जो सेक्शन है प्रीमियम का, ये प्रीमियम में यूटिलाइजेशन हम किस किस चीज के लिए कर सकते हैं, बहुत बार यूज होता है। इसी तरीके से आपका जो रूल है दैट इज 18 और उसका सब रूल 7 और उसका पॉइंट है B, जो हमें ये DRR की रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है कि जितना पोर्शन आपको एटलीस्ट 25% अपना DRR क्रिएट करना है ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल डिवेंचर्स। जितना आप रिडेम्पशन करोगे उसका 25% आप अपने DRR में ट्रांसफर करोगे। यस बेटा, ये देखो अकाउंटिंग एंट्रीज है ये कि रिडेम्पशन फ्रॉम ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ द DRR। तो ये हम किस कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं, अभी मैंने बताया आपको कि जिनको जरूरत नहीं है DRR बनाने की। तो एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, दूसरा है बैंकिंग कंपनीज हो गई, और तीसरा वो कंपनीज जिनके आपको रिडेम्पशन करना है फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में। अगर आप पूरे तरीके से उनको कन्वर्ट करके दूसरे टाइप के डिवेंचर्स दे रहे हो तो आपको DRR बनाने की या इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्शियली में केवल उसी पोर्शन के बराबर आप उनका DRR बनाओगे जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, मतलब जिनको आपको कन्वर्ट नहीं करना, जिनके बदले आपको अमाउंट पे करना है, तो केवल उसी पोर्शन के बदले में आप उनका 25% DRR में ट्रांसफर करोगे। यस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि हम कहाँ से बनाएंगे, उन्हें जनरल रिजर्व में से बना सकते हैं, अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बना सकते हैं, टू DRR। जनरली आपके ये दो ही ऐसे फ्री रिजर्व्स होते हैं जिनको कि हम किसी भी बिना किसी रोक टोक के अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, और एक दूसरी एंट्री हमारी तब पास होगी जब हम रिडीम कर देंगे। तो जितना पोर्शन आप रिडीम कर दोगे जब, उसके बाद आपको एक एंट्री पास करनी है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में से जितने अमाउंट के डिवेंचर्स आपने रिडीम कर दिए यहां से लेकर वापस से अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। अगला है बेटा डिस्क्लोजर ऑफ DRR। DRR हमारा एक सिंपली रिजर्व होता है जब हमारा जो पार्ट है कैपिटल वाला, इक्विटी एंड कैपिटल, उस लाइबिलिटीज एंड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसमें पहला जो है शेयर होल्डर्स फंड, पहला हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में पहली है शेयर, सब हेड है शेयर कैपिटल, और दूसरा सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप अपना जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, उसी के साथ ही हम अपना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले सब हेड में आएगा और उसी के अंदर हम इसे शो करेंगे। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ये आपको कहाँ शो करना है, शेयर होल्डर्स फंड में जो सब हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस,
उसके अंडर में आप इसे शो करोगे लाइक अदर रिजर्व्स। अब अगले यहां तक हमारी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की बात क्लियर हो जाती है। आगे एक और आता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो ये कहते हैं कि जो हमारा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने बनाया है ना, वो ठीक है कि जब भी जैसे ही आपने जितने आपको आउट ऑफ प्रॉफिट करने हैं उतना आपने रिजर्व बना लिया। एक रिक्वायरमेंट और है कंपनीज एक्ट की कि जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, सपोज आपको कोई भी डिवेंचर्स हैं, आपको वो 31 मई को, हमारा अकाउंटिंग ईयर है सपोज 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, जो कि जनरली यही होता है ना, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। इस ईयर में आपका ड्यू है कि 31 मई को, 30 मई को आप एक रिडेम्पशन, कुछ डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करोगे 2 लाख के डिवेंचर्स का। फिर एक आपको 30 सितंबर को भी 1 लाख के कोई डिवेंचर्स हैं जिनको रिडीम करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर के जब सपोज 28 फरवरी आएगी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, मार्च से पहले 28 फरवरी आएगी, वहां पर भी आपको 2 लाख रुपीस के डिवेंचर्स को क्या करना है, रिडीम करना है। मीन्स इस कमिंग ईयर में, कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको टोटल चाहे किसी भी डेट को हो 5 लाख रुपीस के डिवेंचर्स को आपको क्या करना है, रिडीम करना है। तो इस केस में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टोटल जितना आपको रिडीम करना होगा इस फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के, अप्रैल में शुरू होता है तो 31 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक जो भी लास्ट डे है, 30 अप्रैल तक आपको एटलीस्ट इस अमाउंट का, जो टोटल 5 लाख है ना, इनका 15% कोई ना कोई, जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बताई हैं उनमें आपको अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये जो अभी हम जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें आपने 5 लाख के डिवेंचर्स को किसी भी ईयर में किसी भी डेट को आपको रिडीम करना है, उसका आपको 15% ले लीजिए, तो 5 लाख का 15% हमारा हो जाएगा 75,000। 5 लाख का 15% हो जाएगा आपका 75,000। तो मीन्स ये 75,000 ओनली अप टू द 30th अप्रैल, 30th अप्रैल तक, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपको ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा इतना अमाउंट। चाहे और कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड हैं बाय द गवर्नमेंट। कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बता रखी हैं इस पर्पस के लिए, वो आपको पढ़नी नहीं है, वो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है एटलीस्ट 15% अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू फॉर द रिडेम्पशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। पूरे साल में आप काउंट कर लीजिए, जितना भी अमाउंट आपका रिडेम्पशन के लिए ड्यू होता है उतना अमाउंट का 15%, एटलीस्ट 15% आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। दैट इज कॉल्ड डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। देखो एंट्री क्या होगी, कोई भी इन्वेस्टमेंट बेटा आप खरीदते हो, कोई भी कंपनी के शेयर से कुछ भी खरीदते हो, तो हमारी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप उनको पैसे देते हो और इन्वेस्टमेंट वाली ना असेट आपके पास आ जाती है। इस वाली इन्वेस्टमेंट का नाम है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने जो भी अमाउंट 75,000 तो एटलीस्ट है, ज्यादा तो हो सकता है, तो 75,000 की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो एंट्री विल बी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये दो प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जितना भी, मतलब इसको फिर से रिपीट करते हैं, हम रिवाइज करते हैं एक बार, कि सबसे पहली बात है कि जितना भी आप अपने डिवेंचर्स को रिडीम करोगे आउट ऑफ द प्रॉफिट्स, उतना अमाउंट आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। और एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट 25% तो कंपल्सरी है ही है कि आप डीआरआर बनाओगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इशू करोगे, क्योंकि जब आपने एक बार इशू कर दिए तो रिडीम तो करने ही करने हैं आपको, तो जैसे ही आप इशू करोगे तो उसका कम से कम भी 25% आपको डीआरआर क्रिएट करना है। वो ज्यादा भी हो सकता है अगर आप चाहते हो ज्यादा अमाउंट को अपने प्रॉफिट्स में से रिडीम करना। ठीक है, ज्यादा डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहते हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो 25% से ज्यादा भी हो सकता है।
दूसरी बात आई थी हमारी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात। जिस ईयर में ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए एज पर द रूल्स कब कंपल्सरी है, ये उस समय आपके पास होनी चाहिए जिस ईयर में आपको रिडेम्पशन करना है। जिस ईयर में आप रिडेम्पशन करोगे उसके 1 मंथ के अंदर अंदर 30 अप्रैल तक आपको उस पेमेंट अमाउंट का, उस रिडेम्पशन अमाउंट का एटलीस्ट 15% आपको एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं जो गवर्नमेंट ने की हैं उनके अंदर अंदर आपको ये क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, और एंट्री हो जाएगी उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस बेटा, अगला हमारा आता है मेथड्स। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप किस किस तरीके से रिडीम्शन कर सकते हो। तो ये बेटा हमारे 4 मेथड्स हैं। एक तो लमसम, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बाय ओपन मार्केट एंड बाय द कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपके पर्टिकुलर ईयर में एपिडेमिक की वजह से ये यहाँ पर ये जो दो हैं, दो मेथड्स आपके, एक तो लमसम ऑन मैच्योरिटी और एक ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ये दोनों आपके नहीं है। सिर्फ आपको कौन कौन से करने हैं, बाय द परचेज इन द ओपन मार्केट और बाय द कन्वर्जन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा जो कि आपका नहीं है। तो अभी इस ईयर में इसको करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, तो हम ये वाले जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करेंगे बाय परचेज इन द ओपन मार्केट एंड बाय द कन्वर्जन। ओके, ये हम अब क्योंकि टाइम भी होने वाला है नेक्स्ट वाली क्लास में शुरू करेंगे यहाँ से। मम्मी, मैं तेल मिला रही हूँ, मैं लगा दूंगी।